हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एरेस क्या होते हैं जावा में। क्लास 10 SC/ST स्टूडेंट्स के सिलेबस को मैंने ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा व्हाट आर एरे, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि वाई डू वी यूज़ एरे या वाई डू वी नीड दैम, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी या हमें एरे क्यों बनाने पड़ते हैं, भाई इसके बिना काम क्यों नहीं चलता हमारा। तीसरी हमें ये भी आ जाएगा हाउ टू क्रिएट या डिक्लेयर एरे, हाउ टू क्रिएट या डिक्लेयर एरे, और ऐसी और चीज़ें भी हम देखेंगे कैसे वैल्यू असाइन करेंगे, कैसे वैल्यू निकालेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं सारी नहीं लिख रहा, कुछ मेन जो चीज़ें मैंने यहाँ बता दी। अब इसको शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं हमें एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ एक। मान लो कि स्टेडियम है, स्टेडियम की कैपेसिटी है 2000 पर्सन, 2000 लोग इसमें आ सकते हैं। और किसी एक दिन कोई वहाँ पर मैच था या कुछ था, 1000 लोग वहाँ पर आ रहे हैं, 1000 पर्सन आ रहे हैं। तो अब इनको सीट देनी है, सीट देनी है। तो इसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया। ये हमें काम मिल रखा है लोगों को सीट देने का, हम है वहाँ पर कोड करने वाले। तो हमने इसके लिए प्रोग्राम बनाया। हमने क्या करा कि भाई देखो, यहाँ ध्यान रखना, स्टेडियम में सीट 2000 है, लोग हैं 1000। तो भाई ज़रूरी नहीं है पहले पर्सन को पहली सीट मिलेगी, रैंडमली सीट मिल सकती है। ठीक है, 2000 और एक से 2000 के बीच में कोई भी सीट किसी भी पर्सन को मिल सकती है, ऐसा है रूल। तो हमने लिखा चलो ठीक है, हम एक ऐसा काम करते हैं, हर पर्सन के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो कुल मिला के 1000 लोग हैं, तो मेरे को 1000 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो हमने चलो बना लेते हैं, क्या जा रहा है, 1000 ही तो लोग हैं। तो लिखा मैंने इंट, मान लेते पहले पर्सन के लिए लिखते हैं P1। इंट इसलिए लिखा है क्योंकि इंटीजर टाइप की होगी, सीट का नंबर इंटीजर होता है। तो P1 को फॉर एग्जांपल 258 सीट मिली, 258 नंबर वाली। इंट P2 को मिली 510 510, ऐसी भी इंट P3 को मिली 1111, ऐसे चलता जाएगा। इंट P 1000 को मिली होगी, मान लेते हैं इसको मिल गई 1908 फॉर एग्जांपल। अभी यहाँ देखो, मेरे को 1000 लोगों का जब लिखना था तो मेरे को 1000 वेरिएबल बनाने पड़े। अब इन 1000 वेरिएबल को बनाना ही मुश्किल काम है, साथ ही साथ इनको मैनेज करना भी मुश्किल है। और अभी तो 1000 लोग थे, मान लो अगर ऐसी 10,000 लाख होंगे या इनकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो काम मुश्किल होगा ना। तो इसी मुश्किल को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं एरे का। ठीक है, तो अब इसके लिए 1000 में ये वेरिएबल बनाऊंगा, उससे अच्छा है। और कोड इसको देख करके मतलब रीडेबल भी नहीं लगता, बड़ा गंदा दिखेगा। 1000 लाइन के तो वेरिएबल ही हो जाएंगे वहाँ कोड में। तो इसलिए हम ऐसे टाइम पे यूज़ करते हैं एरे का। ठीक है, तो एरे को समझने से पहले उसकी डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, ये भी इंट था, ये भी इंट है, ये भी इंट है, सारे इंट हैं, सेम डेटा टाइप के हैं, वैल्यू सेम डेटा टाइप की है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, एरे में हम सेम टाइप की वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं जरा डेफिनेशन लिख देता हूँ एरे की, फिर इसको समझते हैं। तो अब देखो, एरे होता है, एरे इज एन ऑर्डर्ड collection of values stored in contiguous memory location where all values should be of सेम डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप। देखो अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एरे इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, ये कीवर्ड होते हैं। जैसे ये ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, जैसे मैंने भी दिखाया था आपको, वैल्यू अभी क्या थी, जैसे मैंने भी इंटीजर वैल्यू डाली थी। तो जो इंटीजर वैल्यू मैंने डाली थी, जैसे पर्सन में पहला भी इंट था, दूसरा भी इंट, तीसरा भी, चौथा, पांचवा, सारे इंट थे। इंट से मतलब इनका डेटा टाइप सेम है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है वेयर ऑल वैल्यूज शुड बी ऑफ सेम डेटा टाइप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आंसर लिखते वक्त ये नहीं लिखा तो मार्क्स कटेंगे इसके। ठीक है, एक और चीज़ है कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। ये कंटिग्यूअस क्या होता है ये तो अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखना कंटिग्यूअस मतलब एक के बाद एक। ठीक है, तो अभी पूरा समझेंगे। पहले इसकी ज़रा डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। एरे इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, ऑर्डर्ड मतलब ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में होंगे, स्टोर इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, जो एक के बाद एक मेमोरी में स्टोर हुआ। ऐसा नहीं कि एक यहाँ स्टोर हो रखा तो दूसरा कुछ गैप छोड़ करके होगा, एक के बाद एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो रखे हैं। वेयर ऑल वैल्यूज शुड बी ऑफ सेम डेटा टाइप, जहाँ पर सारी वैल्यू एक ही डेटा टाइप की होनी चाहिए। अब एक ही डेटा टाइप का मतलब ये नहीं कि इंट ही होना चाहिए भाई। अगर मैं चाहूँ तो कैर का भी हो सकता है, लेकिन कैर का अगर तुमने एरे बनाया तो पहली वैल्यू अगर जैसे कैर थी तो अगली भी क्या होनी चाहिए, कैर होनी चाहिए। ऐसे इंट का था
तो कोई भाई फ्लोट का भी बना सकता है, फ्लोट का बना लो, लेकिन सारी वैल्यू फ्लोट होनी चाहिए। फ्लोट का नहीं बनाना चाहते किसी और का तो बना लो, डबल है डबल का बना लो, डबल का बन जाएगा। अभी देखा हमने कैर का बन जाएगा, फ्लोट का बन जाएगा, बाइट का बन जाएगा, शॉर्ट का बन जाएगा। तो लेकिन कंडीशन ये है कि सब वैल्यू फिर वही होनी चाहिए, ठीक है ना। बाइट है तो सारी बाइट हो, फ्लोट है तो सारी फ्लोट हो, एक चीज़ तो ये है। अब एरे बनता कैसे वो देख लेते हैं। तो जैसे अभी पिछली बार हमने देखा वो 1000% की वैल्यू स्टोर करने के लिए 1000 वेरिएबल बनाए, तो वो एरे से देखता हूँ मैं कि मेरे को 1000% का डेटा स्टोर करना है, सीट नंबर, तो उसके लिए एरे कैसे बनाऊंगा मैं। तो देखो एक लाइन का काम है, कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो मैंने लिखा इंट, इंटीजर था, लिखा इंट, फिर उसके बाद आता है एरे का नाम। तो एरे का नाम फॉर एग्जांपल अभी ए ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ए लिखा मैंने। ऐसे हम क्या लिखते थे आपको पता होगा, वेरिएबल बनाते हैं ना, तो बिल्कुल ये ऐसी है, लेकिन छोटा सा अंतर आ जाता है। इसके आगे हम लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इसको देखकर इसको देखने के बाद कंपाइलर समझ जाता है कि मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है, ये हो गया एक एरे, ठीक है। इंट स्पेस वेरिएबल का एरे का नाम, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट, एक तरीका ये है। एक तरीका है इंट स्पेस पहले स्क्वायर ब्रैकेट फिर वेरिएबल का नाम, ये दोनों चलेंगे। एक और तरीका है इंट के साथ चिपका करके स्क्वायर ब्रैकेट स्पेस फिर वेरिएबल का नाम। देख लो, इंट स्पेस वेरिएबल का नाम फिर स्क्वायर ब्रैकेट फिर सेमीकोलन, वो तो बंद करते ही हैं हम आखिर में। इंट स्पेस पहले स्क्वायर ब्रैकेट फिर ए, यहाँ पर ए पहले था फिर स्क्वायर ब्रैकेट था, इंट और ए के बीच में स्पेस है। यहाँ पर भी इंट और स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में स्पेस है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट पहले आ चुका है, ए बाद में आया है, ठीक है। और यहाँ पर इंट और स्क्वायर ब्रैकेट चिपका करके लिखे, इनके बीच में स्पेस नहीं है, स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट के बाद है, फिर मैंने ए लिखा है, ठीक है। ये हो गया एरे का डिक्लेरेशन। लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है, देखो जब मैं ऐसे लिखता हूँ इंट ए ये, तो हमने ऐसा तो कर दिया, एक एरे बना तो दिया है, लेकिन इसको ना मेमोरी नहीं मिलेगी। देखो होता क्या है, जब हम प्रोग्राम चलाते हैं, प्रोग्राम या कुछ भी चलाते हैं, जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं अपना पीसी, तो पहले क्या होता है, आपका हार्ड डिस्क से, हार्ड डिस्क ड्राइव या एसडीडी बोल लो, जो भी आपने लगा रखी है, एसडीडी लग जाती है आजकल तो इसमें से पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपने डाली विंडोज़, वो लोड होती है किसमें, रैम में। जो भी चीज़ हमारी चलती है वो पहले रैम में लोड होती है। तो अगर आपने प्रोग्राम को रन किया, प्रोग्राम को आपने अगर रन किया, तो मुझे बताओ कहाँ लोड होगा, रैम में लोड होगा। तो जब रैम में लोड होगा तो उसको रैम में जगह देंगी नहीं पड़ेगी हमें। तो जब हम ऐसे लिखते हैं इंट ए, तो उसको रैम में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ बताया नहीं इसको कितनी जगह देनी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, हमें बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जैसे हम वेरिएबल लिखते थे वहाँ तो नहीं बताते थे। तो इसमें कारण ये है, ये क्या होता है, अरे ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है, ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, मतलब यूज़र इसको डिफाइन करता है, यूज़र कैसा भी बना सकता है। अब बाकी में जैसे मैंने लिखा था इंट ए इक्वल टू 5, ऐसे लिखते हैं वेरिएबल, तो मैंने यहाँ नहीं बताया इसको कितनी जगह देनी है, क्यों, क्योंकि हमारे जावा के कंपाइलर को पता है कि मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है, और इंटीजर की वैल्यू उसे पता है कितनी बाइट उसे देनी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। इंटीजर की हमें पता होती है 8 बाइट ये स्टोर करता है मेमोरी में, तो भाई पता है कंपाइलर को तो 8 बाइट उसे दे देगा। लेकिन एरे आपने बनाया है तो ये तो आप पे डिपेंड करता है उसमें कितना स्टोर कर रहे हो आप, तो इसलिए खाली इतना लिखने से काम नहीं चलता। तो इसके बाद हमें क्या लाइन लिखनी होती है वो देख लेते हैं। तो इतना जब मैं लिखूंगा उसके बाद इन दो को मैं हटा रहा, ठीक है। इसके बाद मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा ए इक्वल टू न्यू मेमोरी देने के लिए यूज़ करते हैं, कीवर्ड है जावा में जो मेमोरी एलोकेट करवाएगा। अब देखो जो मेरा ये मैंने बना रखा है एरे, ये इंटीजर टाइप का है, तो न्यू मतलब जगह दो, कैसा डेटा टाइप है, इंट, स्पेस दे रखा है बीच में, न्यू के बाद स्पेस है इंट, और कितनी जगह देनी है वो हम बताते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब मुझे बताओ कितने लोगों का डेटा मेरे को स्टोर करना था, स्टेडियम में कितने लोग थे, 1000 ना, तो मैं लिखूँगा 1000, ठीक है। बात समझ में आ रही, देखो मैं लिखा इंट ए, ये ए इक्वल टू न्यू इंट 1000 और लगा सेमीकोलन, ये था वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा था, एरे डिक्लेयर करा था, फिर एरे को मैंने जगह दे दी न्यू कीवर्ड की मदद से, न्यू इंटीजर टाइप का है और कितनी 1000 उसको जगह एलोकेट करवा दो। एक तो चीज़ ये है। अब देखो जैसे मैं ये लिखूँगा ना, तो मेरी रैम है, ये मेरी रैम है, रैम में से 1000 ब्लॉक ऑफ मेमोरी उसी समय एलोकेट हो जाएंगी, और उन सब में पहले से 0 वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। मान लो ये 1000 वैल्यू है, 1000 ब्लॉक हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवां और यहाँ तक 1000। तो इन 1000 को मान लो ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा तीसरा चौथा, ये 1000 है, तो ये 1000 ब्लॉक है जो मेमोरी के।
इन सब में ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट जावा जब मैं न्यू कीवर्ड का यूज़ करता हूँ तो जगह को भर देता है जीरो से, ठीक है। बाद में आप कुछ और वैल्यू लिख सकते हैं, वो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, वो रिप्लेस हो जाएगी, पर स्टार्टिंग में जीरो आता है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया सेट आउट। अब जो ये 2 लाइन मैंने अलग अलग लिखी हैं, इनको एक ही लाइन में लिखने का भी तरीका होता है। जैसे मैंने ये 2 लाइन लिखी है ना, ये 2, तो इनको एक ही लाइन में मर्ज कर सकते हैं हम। देखो कैसे करेंगे, मैं ऐसे लिखूँगा इंट ए इक्वल टू न्यू इंट 1000। देखो यहाँ अलग से लिखा था इंट ए, पहले हमने बताया एरे बनाया, उसके बाद उसको जगह दी, तो यहाँ पर हमने एक ही लाइन में कर दिया। एरे बनाया इंटीजर टाइप का, उसको एक ही लाइन में हमने मेमोरी पे एलोकेट करवा दी। तो ये 2 लाइन और ये अकेली लाइन एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जगह हम ज़्यादातर इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं इनको हटाता हूँ, अब एक बार देख लो इसको, ये हो गया। अब देखो, अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है जो होती है एरे में इंडेक्स, या फिर बोल लो सबस्क्रिप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एरे इसी पर डिपेंड करता है, इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट, ठीक है। ये क्या होती है देखते हैं। जैसे मैंने एरे बनाया वही वाला, इंट ए इक्वल टू न्यू इंट 1000, ठीक। अब चलो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, चलो देखो एरे बनाया इंट ए इक्वल टू न्यू इंट 1000। तो हमें रैम में देखो जरा, रैम में क्या होगा, ये है रैम, ये है आपकी रैम। रैम में मेमोरी इसको मिलेगी। अब ये मेरा है ए नाम का एरे, ये पूरा ए नाम का एरे है। तो रैम में ये ए नाम के, देखो रैम बहुत बड़ी होती है, रैम बहुत बड़ी है। मान लो ये मेरी पूरी रैम है, ये मेरी पूरी रैम है। अब रैम है हमारी 8 GB की, और प्रोग्राम कुछ KB का होता है, उसमें से कुछ रत्ती भर बाइट या बिट की ये लाइन है, ठीक है। अब इतनी बड़ी 8 GB की रैम में से इतनी ज़्यादा जगह में से थोड़ी सी जगह मिलेगी ना इसे, तो इतने सारे ब्लॉक में से मान लो यहाँ पर मेरा एरे कहीं एलोकेट हो गया इतने हिस्से में, तो मैं इस हिस्से को आपको जूम करके दिखाऊंगा, ठीक है। हमें पूरी रैम से तो कोई मतलब नहीं, तो उतने हिस्से को देखते हैं। तो इस लाइन को हटाता हूँ मैं, देखो तो ये मेरी रैम है, रैम। अब जैसे मैंने वो बनाया था एरे इक्वल टू न्यू इंट 1000, तो ये मेरा रैम में एरे है, मेरा ए नाम का एरे, ठीक है। ये मेरा ए नाम का एरे है रैम में पूरा। अब देखो जैसे ये एरे बना, जैसे ये एरे बना, हर वैल्यू 0 हो गई थी, यहाँ हमें पता है ये सारी वैल्यू 0 हो जाती है ऑटोमेटिकली जैसे हमारा एरे बनता है। अब मुझे ये बताओ, हम चलो मान लो मैंने ये वैल्यू को चेंज कर दिया, ठीक है। वैल्यू कैसे चेंज करते हैं वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैंने वैल्यू अब मतलब एरे की चेंज कर दी, ये 10 कर दी, ये मैंने 15 कर दी, ये 101 कर दी, ये भी ऐसी 5 कर दी, ये 4 कर दी, ये 3 कर दी, कुछ 0 ही रहने देता हूँ, ये आखिरी की 2 3 मिटा गए, 11 15 16। अब मुझे बताओ, जैसे मेरे को एरे में वैल्यू हमने डाल तो दी, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मान लेते डाल दी, कैसे डालते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए तो वो कैसे करेंगे हम, ये वैल्यू मेरे को चेंज करनी है, ठीक है। चेंज कैसे करेंगे, या मेरे को ये वैल्यू चाहिए तो वो कैसे करेंगे। तो देखो ऐसे टाइम में हमारे काम आता है इंडेक्स, ठीक है, या आप बोलो सबस्क्रिप्ट। तो याद रखना, जैसे अगर मैंने ये 1000 जैसी लिख के 1000 बनाया तो इतना 1000 डब्बे ये एलोकेट हो जाएंगे मेमोरी में। लेकिन डब्बे की जो काउंटिंग होगी वो 0 से शुरू होती है, बड़े ध्यान से सुनना बात। देखो 0, फिर अगली होगी 1 2 3 4, ये चलता जाएगा। तो आखिरी डब्बा बताओ क्या होगा, 1000 होगा, क्या होगा सोच के बताना, 1000 होगा कि क्या होगा। देखो आखिरी डब्बा हमारा जो होगा, आखिरी ब्लॉक वो 999 होगा। क्यों, 1 से 999 तक कितने होते हैं 999, उसमें 0 वाला भी जोड़ो तो कितने हो गए 1000। तो बड़े ध्यान से देखो, अगर मैंने 1000 लिखा है तो मेमोरी उसको 1000 ब्लॉक की ही एलोकेट होगी, मतलब 1000 लोगों का डेटा मैं रख सकता हूँ, लेकिन पहले वाले का 0 से शुरू होगा, तो कुल मिला के 999 तक जाएंगे ना, ठीक है ना। तो ये है।
तो जैसे मैं पहले वाले का डेटा स्टोर करता हूँ तो वो 0 वाले में चला गया, दूसरे वाले का करूँगा तो पहले वाले में चले जाएगा। तो इसमें कभी कभी दिक्कत होती है ना, होती है, क्योंकि भाई मेरे को पहले वाले का भी 0 में है, दूसरे वाले का पहले में है, तो करने में परेशानी होती है। तो अगर आप चाहें कि पहले वाले का डेटा पहले वाले में ही आए तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब एक चीज़ और ध्यान देना, अगर मैं पहले वाले का डेटा पहले वाले में डालता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं 0 वाला नहीं होगा, 0 वाला बनेगा, लेकिन वो एम्प्टी होगा। एम्प्टी होगा मतलब उसमें 0 वैल्यू होगी, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 10 था तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 15 फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ, अब मेरे को कितने ब्लॉक लेने पड़ेंगे 1000 लोगों का डेटा स्टोर करने के लिए। 0 वाला खाली छोड़ा है, 1000 लोगों का डेटा अगर स्टोर करना है तो मेरे पे 1000 ब्लॉक होने चाहिए ना फिर, क्योंकि आप स्टार्ट ही 1 से कर रहे हो भरना, तो 1 से भरना शुरू कर रहे हो तो 1000 तक जाओगे, ठीक है। लेकिन कुल मेमोरी कितनी लगेगी मेरे को, 1001। देखो फिर से देख लो, अगर आप चाहते हो कि जैसे पहला वाला पहले में ही जाए, दूसरे वाला दूसरे में, तीसरे वाला तीसरे में, चौथा वाला चौथे में, तो कुल मिला के मेरे को 1000 लोगों का डेटा रखना है, तो पहले से लेकर के 1000 तक ब्लॉक चाहिए होंगे, ठीक है। लेकिन हमें पता है 0 वाला होता ही है हर हाल में, चाहे आप यूज़ करो ना करो, तो मेरे को कुल मिला के 1001 बनाना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही ना, इसको फिर से रिवाइंड करके देख लेना अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम बनाते हैं अपना एरे, और इसके ये होते हैं इंडेक्स, इसको बोलते हैं इंडेक्स। ये इंडेक्स है या सबस्क्रिप्ट बोल लो, लेकिन इसका यूज़ क्या है, बना तो लिया हमने, इसका यूज़ क्या है, ठीक है। इसको जरा छोटा कर लेते हैं हम, ये इतनी होगी रैम हमारी, छोटी होगी है, ये रहा है। इसका यूज़ क्या है, तो मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को 1 पे कुछ वैल्यू डालनी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एरे का नाम क्या है मेरे ए, ठीक है। वैल्यू कहाँ पे डालनी है, 1 पे। तो जब भी हम इंडेक्स को लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं कि भाई पहले इंडेक्स पे। अब मेरे को अगर मान लो यहाँ पर 15 डालना, तो जैसे मैं लिखूँगा 15, तो जहाँ यहाँ 1 पे जो भी पुरानी वैल्यू थी वो रिप्लेस हो जाएगी किससे, 15 से, बाकी में 0 0 रहेगा, अगर 0 था या जो भी वैल्यू थी वो रहेगी, ठीक है। ऐसे करा, अगर मैंने लिखूँगा A2 = 10, तो दूसरे वाले इंडेक्स पे, दूसरा इंडेक्स पे आएगी 10। ये ध्यान देना, दूसरे वाले की वैल्यू नहीं होगी 10, दूसरे इंडेक्स की होगी। तो दूसरा इंडेक्स मतलब तीसरा ब्लॉक, क्योंकि स्टार्टिंग तो 0 से होती है, बात समझ आ रही है ना, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करने के बाद लिखूँ system.out.println A का 1, तो बताओ क्या प्रिंट होना चाहिए, A का 1 बोला है, तो मतलब A एरे के पहले इंडेक्स की वैल्यू, तो पहले इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 15, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये कमेंट करके बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या आ गए, ये 15 प्रिंट कर देगा। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है। आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्या होता है, पहले तो देखते हैं एक्सेप्शन क्या होता है। एक होता है एरर, एक होता है एक्सेप्शन। इसको मिटा देता हूँ ऊपर वाला हिस्सा, फिर से बना लेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो एक आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को देखने से पहले इसको हटाओ, 2 चीज़ें देखते हैं, एक होता है एरर, एक होता है एक्सेप्शन। क्या दोनों चीज़ें सेम होती हैं, अगर दोनों सेम होती तो नाम सेम होना चाहिए था, है ना ऐसी बात है। देखो एरर होता है और एक एक्सेप्शन होता है, तो एरर और एक्सेप्शन क्या होते हैं, हमें इतना पता है जब एरर आता है तो क्या होता है, कोडिंग की बात नहीं करते, कहीं भी एरर आता है, कोई आपने गेम चलाया उसमें एरर आ गया तो क्या होता है, फिर वो वहीं पर अटक जाता है। तो एरर जब भी आता है तो हमारा क्या होता है, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाता है जब एरर आता है, और हमें एरर को सॉल्व ही करना पड़ेगा। मतलब अगर एरर है प्रोग्राम में तो एरर होते हुए प्रोग्राम नहीं चलेगा, या तो एरर को रख लो भाई या प्रोग्राम को चला लो, तो दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। तो एरर को हटाओ तो भाई प्रोग्राम चलेगा, एरर होगा तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। जबकि एक्सेप्शन ये होती है हमारी अनवांटेड सिचुएशन, कुछ एरर नहीं है, ये सिचुएशन है। अब आप बोलोगे भाई अनवांटेड है तो एरर ही तो हुआ है, जो हमें चाहिए नहीं वो हो रहा है। लेकिन ये है कि एक्सेप्शन अगर आ गया तो हमारा प्रोग्राम उस समय के लिए भले ही रुक जाएगा या एक्सेप्शन दे देगा, लेकिन हम उसको हैंडल कर सकते हैं। एरर को हैंडल नहीं कर सकते, एरर को हमें सॉल्व ही करना पड़ता है, लेकिन एक्सेप्शन को जरूरी नहीं हम सॉल्व करेंगे। हैंडल करने के लिए ट्राई कैच ब्लॉक आते हैं जावा में, वो जब आगे आएंगे उनमें तक पढ़ेंगे, तो उनमें हम एक्सेप्शन को डाल के जब अगर मान लो आता भी है प्रोग्राम में तो उसे हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। हैंडल कैसे करते हैं वो बाद में कभी देखेंगे, पर मतलब एक्सेप्शन आता है तभी प्रोग्राम चल जाएगा, बस उसे हमें हैंडल करना होता है। एरर आगे तो नहीं चलेगा, एरर को सॉल्व करो या प्रोग्राम सही करो। तो ये 2 चीज़ें तो होती हैं, इनको पहले
साइड करो अब, और अब देखते हैं अपने एरे को। तो एरे में बता रहा था आपको आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, आउट ऑफ बाउंड इतना तो पता चल गया होगा एक्सेप्शन से कि आउट ऑफ बाउंड जो एक्सेप्शन है इसको हम हैंडल कर सकते हैं या ये कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। क्या होता है ये देखते हैं। एक छोटा एरर बनाता हूँ मैं, इंट ए नाम का इक्वल टू न्यू इंट 5। अब मेरे को बताओ उसको कितनी जगह मिलेगी रैम में, 5 मिलेगी ना। साइड में बना के भी देख लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 0 1 2 3, ये इसकी इंडेक्स हो गया, ऐसा कुछ बनेगा ये, ठीक है। और इस इंडेक्स की अगर वैल्यू लेनी होगी तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा A0 A1, ये तो हमें अभी मैंने आपको बताया। चलो तो अब देखते हैं एक्सेप्शन क्या है ये। देखो मैंने अगर ऐसे लिखा नेक्स्ट लाइन में A0 इक्वल टू 15, तो बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है, चलेगा ये? क्या A0 आपका इंडेक्स है उसमें, हाँ ठीक है। तो A के 0 में 15 डाल दो तो 15 आ जाएगा यहाँ, चल जाएगा मतलब, ठीक है, बिल्कुल सही बताया। अब A के 1 में मैंने बोला 16 डाल दो, तो A के 1 में 16 डाल दो तो ये 1 है यहाँ, और A के 1 में मतलब A के पहले इंडेक्स में 16 डाल दो, आगे 16। ऐसे में लिखा A के चौथे इंडेक्स में 5 डाल दो, तो ठीक है, चौथे इंडेक्स में 5 डाल दिया। मैंने लिखा A के 5वें इंडेक्स में 10 डाल दो, बताओ जरा कहाँ डालूँ? A के 5वें इंडेक्स में 10 डाल दो, A में 5वां इंडेक्स है तो कहाँ डालूँ? तो अभी मैं कंपाइल करूँगा, ऐसे कंपाइल हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा, लिखाएगा कंपाइल्ड सक्सेसफुली, कंपाइल हो जाएगा। तो लेकिन जब से चलाऊँगा ना मैं तब एरर आएगा। जब वो यहाँ पहुँचेगा, देखो एग्जीक्यूट करेगा इस स्टेटमेंट को, यहाँ पहुँचेगा, बोलेगा A के 5 में 10 डालना है, चलो ठीक है डालता हूँ। जब वो देखेगा बोलेगा यार इसमें 10 ही नहीं है, इसमें 5 ही नहीं है, बोलेगा जब 5 ही नहीं है तो उसमें 10 कहाँ से डालूँ? तो इस टाइम पे आएगा एक एक्सेप्शन, उसको बोलते हैं, जो एक्सेप्शन आएगा उसे बोलेंगे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, बाउंड मतलब बाउंड्री, जैसे बाउंड्री ये थी 0 और 4, मतलब इंडेक्स 0 या 4 तक में ये कुछ भी हो सकता है। तो आपका तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, बाउंड्री के बाहर निकल गया, 5 बार डाल दिया आपने, ठीक है। तो इस टाइम पे देगा मेरे को एरर, तो क्या इसी में एरर देगा? देखो एक और है, अगर एक तो इसमें देगा अब इसको हटाता हूँ। अगर मैंने ऐसे लिखा, देखो अच्छा देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, चलो यहाँ देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln A का 4, मैंने लिखा अगर A का 4 प्रिंट कर दो तो कर देगा ना, 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln A का 5, मुझे बताओ भाई क्या देगा? वो 0 देगा क्या? सोच के बताना भाई, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। तो मैंने अगर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln A का 5, A में 5 है, वैल्यू की बात नहीं कर रहा, A का 5 मतलब A का 5वां इंडेक्स, तो इंडेक्स तो ये है ना 0 1 2 3 4, 5वां है क्या? नहीं है। कंपाइल करूँगा, कंपाइल हो जाएगा इस बार भी, ठीक है, कंपाइल हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा भाई, कंपाइलर नहीं पकड़ेगा तुम्हारी गलती। लेकिन जब से तुम रन करोगे, चलाओगे, जब इस लाइन में आएगा इसे तो चला देगा, A4 यहाँ वैल्यू दे देगा, वो क्या है 5। जब इस लाइन में आया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln A5, बोलेगा भाई A5, बोल जाता हूँ A5, देखो A5 ही नहीं है, तो प्रिंट कैसे करेगा? जब A5 ही नहीं है तो उसे प्रिंट कैसे करेगा? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा। तो ठीक है, ये रन टाइम में वो उसने पकड़ा, ठीक है, कंपाइल टाइम में नहीं पकड़ा, पिछला वाला भी उसने पकड़ा था एक्सेप्शन रन टाइम था ये रन करते वक्त, ठीक है। ऐसे कुछ एरर भी होते हैं जो कंपाइल टाइम एरर होते हैं और रन टाइम एरर होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल हम एक्सेप्शन देख रहे हैं, एक्सेप्शन आ रहा है, तो ये रन टाइम में आया एक्सेप्शन। तो इसको हम बोलेंगे, अच्छा जो यहाँ पर एक्सेप्शन है उसे हम बोलेंगे वही वाला एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखो, इम्पोर्टेंट क्या है। जब मैं वैल्यू दे रहा था, जैसे मैंने यहाँ लिखा था, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, देख लो ज़रा, ये है, इसको हटाऊँ। जब मैंने लिखा था A का 5 इक्वल टू 10 फॉर एग्जाम्पल, और एक बार मैंने प्रिंट कराया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln A का 5, इस समय तो मैं वैल्यू दे रहा था, इस समय वैल्यू प्रिंट करा रहा था। तो अगर इंडेक्स मौजूद नहीं है और आप उसमें वैल्यू डालते हो
या उससे वैल्यू प्रिंट करवाते हो तो दोनों टाइम आएगा आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इनपुट देते वक्त या वैल्यू असाइन करते वक्त या वैल्यू असाइन करते वक्त या वैल्यू प्रिंट कराते वक्त, मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम आएगा, चाहे इनपुट ले रहे हो चाहे प्रिंट करा रहे हो। देखो यहाँ प्रिंट करा रहे थे एरर आया, इनपुट ले रहे थे एरर आया, क्योंकि वो मौजूद ही नहीं है इंडेक्स, तो कहाँ से दे दोगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है, जो इंडेक्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑलवेज इंटीजर होते हैं, मतलब 0 से छोटा कभी नहीं होगा और पॉइंट में नहीं होगा, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं हो सकता ए का -1 प्रिंट, जावा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ए का -1 प्रिंट करने को बोलोगे एरर आ जाएगा भाई, क्योंकि तुमने नेगेटिव वैल्यू दे दी है। ऐसी मैं यहाँ पर अगर पॉइंट में लिख दूँ फॉर एग्जांपल ए का 5.8 इंडेक्स प्रिंट कर दो तो एरर आ जाएगा, इंटीजर थोड़ी है, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डाल रहे हो, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो ये हमने देख लिया बहुत कुछ इसमें आज, एरे कैसे इसमें हम डिक्लेयर करते हैं, वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, क्या एक्सेप्शन होता है, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्या क्या होता है। अब अगली बारी में हम देखेंगे कैसे वैल्यू इसमें असाइन करेंगे, ठीक है, कैसे वैल्यू को रिट्रीव करेंगे और बहुत प्रोग्राम इसमें बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जैसी आएगी मैं इसको आई बटन में लगा दूंगा, आप आई बटन में क्लिक करके देख लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।